हेलो बच्चों, वेलकम टू विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का। हम लोग क्लास 12th की मैथ्स को पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है आव्यूह। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और आज की जो पहली क्लास होगी डिटर्मिनेंट पे बेस्ड होगी और इंट्रोडक्शन क्लास होगी, यानी हम समझेंगे डिटर्मिनेंट्स होता क्या है और डिटर्मिनेंट्स के जो बेसिक चीज़ें हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में उनको डिस्कस किया जाएगा। तो आइए टाइम नुकसान न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को, डिटर्मिनेंट को। ठीक है, चलिए। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासों में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा होगा कि जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको जो टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन होते हैं तो हमको दो वैल्यू मिलती है, एक एक्स की वैल्यू मिलती है, दूसरी वाई की वैल्यू मिलती है। तो सपोज करिए कि अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है, मैंने लिखा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और दूसरे इक्वेशन को मैंने लिखा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, हमने एक दो लीनियर इक्वेशन लिख लिया। तो आपने क्लास 10th में इस चीज़ों को पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन कब होता है, कब मेनी सोल्यूशन होता है और कब कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो हम लोग वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को पढ़े थे, जैसे सपोज करिए कि हम इस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हमें समझ में आ रहा है कि a1 b और c जो आपको दिख रहा है, a b c क्या है, रियल नंबर है और x y हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल हैं। तो जब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो जो x और y के वेरिएबल के साथ है उनको अगर हम सपोज करें ऐसे लिख लें, a1 a2 b1 b2। ठीक है, एंड वेरिएबल को आप एक साथ लिख लीजिए एक्स वाई एंड जो आपके कांस्टेंट टर्म है c1 और c2। मैंने इसको इस तरह से नोट कर लिया। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू है, सपोज करिए ये क्या बन गया, एक हमारे पास मैट्रिसेस बन गया, यानी एक मैट्रिक्स बन गया। अब कहने का मतलब है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उस लीनियर इक्वेशन का सलूशन क्या होता है, यानी कि कब सलूशन होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि यदि सपोज करिए a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, तो ये कैसा सलूशन होता है, यूनिक सलूशन होता है। ये चीज हमने पढ़ा है, यानी ये कैसा सलूशन होता है, यूनिक सलूशन, यानी कि इसका कम से कम एक सलूशन तो होगा ही होगा। ठीक ना। तो यहां पे कहने का मतलब है कि जो मैट्रिसेस होते हैं उनको हमने क्या किया, अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं a1 अपान a2 b1 अपान b2 एक्स वाई c1 अपान c2। तो अगर यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है किसी भी लीनियर इक्वेशन का, यदि यूनिक सोल्यूशन है तो वह सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन जो होगा उसे हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर हम इसको ऐसे सपोज करिए, इसको मैंने लिखा a इक्वल टू a1 a2 b1 b2। अगर मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया तो ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तब जब इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो उसको हम मैट्रिसेस के रूप में या डिटर्मिनेंट्स के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। चलिए, तो जो डिटर्मिनेंट होता है इसको हम लोग कभी कभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर इस फॉर्म में लिखा जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, ये मॉडुलस नहीं है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स ऑफ ए इज ए कॉल्ड ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट मॉडुलस ऑफ ए। यानी ये मॉडुलस नहीं होता है, मॉडुलस के जैसा आपको दिख रहा है लेकिन ये मॉडुलस नहीं है। इसकी गलती मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि अगर कोई सपोज करिए वैल्यू मॉडुलस में 1 दिया है तो इसको हम बाहर निकालते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन ऐसी गलती यहाँ पे मत करिएगा। डिटर्मिनेंट में ये मॉडुलस नहीं होता है, मॉडुलस के जैसा आपको दिखता है। ठीक है,
तो इतनी बात समझ में आ रही है कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, अगर उसका यूनिक सोल्यूशन है तो उस यूनिक सोल्यूशन को यानी कि जो कोफिशिएंट्स हैं उनके, उनको हम एक डिटर्मिनेंट्स के रूप में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डीईटी डेट ऑफ ए भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। ठीक ना, तो हमने पीछे मैट्रिक्स पढ़ा है। मैट्रिक्स में हमने आपको बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, यानी जिनके रो एंड कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब बात यहाँ पे है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज करिए कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है, सपोज करिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, यानी इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, एन है। तो अगर इनके रो एंड कॉलम्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए। यानी जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं वे सब क्या रिप्रेजेंट कर सकती हैं, डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। यानी कि मैट्रिक्स से ही हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स से ही हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। यानी किसी भी मैट्रिक्स को सपोज करिए मैंने लिखा ए इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ 1 2 3 4, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4। तो अब इस मैट्रिक्स से जो रिप्रेजेंट होगा, यानी इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख दें 1 2 3 4, तो ये क्या है, हमारा डिटर्मिनेंट है। मतलब हमने ये समझा कि मैट्रिक्स से ही जो एसोसिएटेड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहा जाता है। पहली कंडीशन क्या है इसकी, कि जो डिटर्मिनेंट होता है ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग डिटर्मिनेंट के रूप में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो आपका डिटर्मिनेंट नहीं होगा। दूसरी बात हमको क्या रखना है कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस फॉर्म में इसको क्या करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं या फिर दिखाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपने क्या समझा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएटेड ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। यानी हर वह स्क्वायर मैट्रिक्स जो स्क्वायर के रूप में, यानी जिनके रो एंड कॉलम्स क्या हैं, इक्वल हैं, उनको हम लोग क्या कह सकते हैं कि वे सब के सब क्या होती हैं, डिटर्मिनेंट्स होती हैं। ठीक है, चलिए अब इनके ऑर्डर्स को हम समझते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कितने टाइप से हम लोगों को होता तो ज़्यादा है लेकिन 3 into 3 का पढ़ना है, यानी 3 by 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डिटर्मिनेंट के रूप में यहाँ क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 1, यानी कि जो क्या होता है, 1 का होता है।
यानी कि ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर क्या होते हैं, 1 होते हैं या 1/1 के होते हैं, ठीक ना। सपोज करिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट ए, हमने कहा लेट ए इक्वल टू ए, यानी 1 × 1 की है, ठीक ना, यानी 1 कॉलम्स एंड 1 रो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, जब किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1 1 होगा, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी ए, यानी कि जब उसमें एक ही एलिमेंट्स है तो उसको हम डिटर्मिनेंट्स के रूप में कैसे डिफाइन करेंगे, यानी ए इक्वल टू ए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए होगी, ठीक है। तो मतलब कहने का है कि अगर कोई मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 है, तो उसको हम डिटर्मिनेंट के रूप में डिफाइन करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, ए मिलेगी, यानी कि वो वैल्यू ही हमको क्या कहलाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहलाएगी। जैसे हमने कहा कि सपोज करिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए, अगर हमसे कहा गया कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -3 है, तो क्या इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू +3 हो जाएगी, नहीं। हमने आपको पीछे ही बताया कि ये जो मॉडुलस के जैसा आपको दिख रहा है ये मॉडुलस नहीं है, ठीक ना। तो इस गलती मत करिएगा आप लोग कि ये मॉडुलस आप मान के इसको पॉजिटिव कर देंगे, तो नहीं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी, ठीक है। तो ये तो आसान है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। आगे चलें, चलिए दूसरा हम लोग देखेंगे ऑर्डर 2 का, ठीक है। यानी कि ऐसे मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर क्या हो, 2 × 2 के हो, ठीक ना। चलिए तो सपोज कर लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है, लेट ए ऑर्डर 2 का है, A11, A12, A21, A22, यह एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपको 2 दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रो आपको दिख रही हैं एंड 2 कॉलम्स दिख रही हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 × 2 का है। तो जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर की होगी तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को जो डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं, एक चीज समझिएगा। यानी कि अगर हम इसको डिटर्मिनेंट के रूप में डिफाइन करें तो इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर ऐसे इसको क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। कहीं कहीं आप इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए, तो ये हो जाएगा A11, A12, A21, A22, यानी ये हो गया हमारा। अब इनकी वैल्यू को अगर हमें डिफाइन करना है तो इसकी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, अगर इनकी वैल्यू को हमें डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीपल इसके साथ और इसके मल्टीपल को आप इसके साथ करेंगे। अगर मल्टीपल करते हैं आप तो A11 का मल्टीप्लाई A22 के साथ, फिर ये माइनस होगा A21 का मल्टीप्लाई A12 के साथ। यानी कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की है तो उसको हमें डिटर्मिनेंट के रूप में डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, A11 का मल्टीप्लाई A12 के साथ और A21 का मल्टीप्लाई A12 के साथ हम क्या करते हैं, करते हैं, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे किया जाएगा। सपोज करिए कि मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया एक, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी वैल्यू जो है या जो इसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, -1 और 2 हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसके
एलिमेंट्स जो हमें दिए गए हैं 2 4 -1 एंड 2 हैं, तो इनको हम वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे ये चीज समझते हैं। सबसे पहले तो हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर मॉडुलस ऑफ ए के रूप में लिखेंगे या फिर ट्रायंगल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को आप क्या कर लीजिए, डिटर्मिनेंट के रूप में रिप्रेजेंट कर लीजिए 2 4 -1 2 2 4 -1 एंड 2, ये वैल्यू हो गई। अब हमने आपको क्या बताया कि इसका मल्टीप्लाई जो है आप इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई जो है आप इसके साथ करिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 4 और 1 का मल्टीप्लाई जब आप 4 के साथ करेंगे तो ये माइनस है और यहाँ माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 4 + 4 कितना होगा, 8 होगा। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 8 होगी। यानी कि ऐसे हम किसी भी डिटर्मिनेंट अगर ऑर्डर क्या है 2 2 का है तो उसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एक मिनट रुको। चलिए, तो हमने देख लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 का क्या होता है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। सपोज करिए ए इक्वल हमने लिया 3 4 0 2, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको क्या दिख रहा है, 2 × 2 का दिख रहा है। चलो, तो डिटर्मिनेंट के रूप में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3 4 0 2 हो जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड करें, डिफाइन करें, तो 3 का मल्टीप्लाई हम 2 के साथ करेंगे, 3 2 जा 6, 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 0। यानी इसकी जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई 2 × 2 का ऑर्डर है तो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए या डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से इनकी वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड किया जाता है। ठीक ना बच्चों। चलिए, अब हम लोग चलेंगे ऑर्डर 3 × 3 की तरफ। से वो क्या है, 3 × 3 की है ना। कोई भी हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 का है। सपोज करिए हमने मैट्रिक्स लिया, लेट ए इक्वल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑर्डर क्या है इसका, 3 × 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। अब इनकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए या इसकी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए 3 × 3 के जो वैल्यू हैं इनके ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए पहले तो हम इस मैट्रिक्स से क्या डिफाइन करेंगे, एक डिटर्मिनेंट को डिफाइन करेंगे। और डिटर्मिनेंट हमारा क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हमने एक डिटर्मिनेंट वैल्यू को डिफाइन करना है। ठीक है, चलिए समझेंगे इस चीज को। सबसे पहले देखिए, यहां पर आप किसी भी एक के अकॉर्डिंग, चाहे किसी रो के या किसी कॉलम के अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम से इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब अगर हम सपोज करिए R1 के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, R1 के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड करने हैं, डिफाइन करना है। तो अगर हम R1 के अकॉर्डिंग
डिफाइन करेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। अगर हम एक 1 1 को लेते हैं, ए 1 1, तो अब ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये कैंसिल होगी और ये कैंसिल होगी, तो हमारे पास क्या बचा, A 2 2, A 2 3, A 3 2, A 3 3, यानी ये वैल्यू हो गई। पहले प्लस, ये क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पे क्या है, A 1 2। अब 1 2 अगर हम इसको लेंगे तो ये पूरी रो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट होगी, और ये पूरा एलिमिनेट होगा, मतलब ये बच गया और ये बच गया। क्या, A 2 1, A 2 3, A 3 1, A 3 3, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब अगर हम A 1 3 के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसके अकॉर्डिंग, तो ये पूरा लेंगे और ये वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, यानी ये वैल्यू बच जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस A 1 3, क्या होगा, A 2 1, A 2 2, A 3 1 और A 3 2, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगर हम इनके अकॉर्डिंग इन वैल्यू को एक्सपेंड कर देते हैं तो हमें ये वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अब आपका इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यहां भी हम यही काम करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके। अब कुछ बच्चों का ये डाउट होगा कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, वहां पे प्लस है, तो उस चीज को आप समझिएगा। आपने मैट्रिक्स में एक चीज पढ़ा होगा, पढ़ाए थे हमने, कि जब ये वैल्यू होती है तो जैसे A i j जो होता है ये वैल्यू, तो -1 के पावर i प्लस j होता है। अगर सपोज करिए A 1 1 की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं तो -1 के पावर 1 प्लस 1 होता है, तो 1 प्लस 1 इसको क्या कर देता है, प्लस कर देता है। लेकिन यहां पे जब हम जाएंगे A 1 2 की वैल्यू को हम लेंगे तो 1 2 क्या आपको दिख रहा है, तो -1 के पावर क्या होगा, 1 + 2 होगा, जो कि एक ऑड नंबर है, और जब इसका हम 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो ये क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। इसलिए ये हमारा माइनस है और ये वैल्यू हमारी क्या है, प्लस है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये डायगोनल जो हैं आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाता है। यानी डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, क्यों, जैसे अब देखिए यहाँ 2 1 है तो पावर ऑड हो जाएगा, 3 2 है ऑड हो जाएगा, 2 3 है 5 हो जाएगा। तो जब ऑड होगा तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम इनको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए A 1 1, अब इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो A 2 2, A 3 3, माइनस A 3 2, A 2 3, फिर माइनस A 1 2, तो यहाँ हो जाएगा A 2 1, A 3 3, माइनस A 3 1, A 2 3, फिर प्लस A 1 3, यानी इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए A 2 1, A 3 2, माइनस A 3 1, A 2 2। इस फॉर्म में हम इनको क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स 3 × 3 के फॉर्म की दी गई है तो उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ गया होगा आपको।
चलिए देखिए बच्चों, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 124 माइनस 130 410। 3 × 3 का आपको दिख रहा है। चलिए 3 × 3 का है, तो यहां पर हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम सपोज करिए R1 के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। R1 के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, 1 है। जब हम 1 को लेंगे तो आप ध्यान से इस चीज को समझिएगा, जब 1 को लेंगे तो ये पूरी लाइन कैंसल और ये ऊपर की लाइन कैंसल, क्या बचा 3010। क्या बचा 3010। ठीक है। चलिए फिर दूसरे को अगर हम लेते हैं -2 को, तो यहां पे अब ये लाइन पूरी कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल होगी, क्या बचेगा -1 0 4 0। ठीक है। चलिए अगर हम 4 को लेते हैं इसको, तो ये पूरी लाइन और ये लाइन, तो यहां पे हो जाएगा 4 1 -1 3 4 1। ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करें, 3 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0, -2, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करिए 0, 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करिए 0, +4, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे -1, 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 12। यानी यहां पर देखिए तो 0 - 0 0, यहां पर भी 0 में 0 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचा सिर्फ लास्ट टर्म 4 और ब्रैकेट में 12 और 1 13, 13 4 जा -52, यानी ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी -52। ठीक है बच्चों, तो हमने डिटर्मिनेंट समझा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ 1 की वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, ऑर्डर 2 की वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, और ऑर्डर 3 की वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, यहां तक हमने सीख लिया। ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास में एक्सरसाइज 4.1 की जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए।